तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर एमपीपीएससी मेंस का वही टॉपिक जिसका हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, थोड़ा सा राष्ट्र वाला, वही टॉपिक लेके आए हैं। राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति व घटक। टॉपिक कहाँ मिलेगा आपको? लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि GS4 यानी एथिक्स वाले पेपर के पार्ट ए के सेकेंड यूनिट है ये, और सेकेंड यूनिट का पहला ही टॉपिक है राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति व घटक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, थोड़ा देखा था कि राष्ट्र होता क्या है, कुछ राष्ट्र के प्रकार देखे थे हम लोगों ने, राष्ट्र की विशेषताएं, और ऐसे ही कुछ डिस्कस किया था। आज वही लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अब आगे देखते हैं। तो देखिए, अब राष्ट्र की अवधारणा हम लोगों ने देख लिया था। जो अवधारणा देखा है अभी तक वो मुख्य रूप से उसको देखा गया है पश्चिमी अवधारणा है। अब देखेंगे हम लोग कि राष्ट्र पे भारतीय विचारकों की क्या अवधारणा है। सबसे पहले लेते हैं हम लोग स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद की जो राष्ट्र की अवधारणा है वो आध्यात्मिकता पर आधारित है, और ये जो आध्यात्मिकता है ये बात करती है मानवतावाद और सार्वभौमिकता पर। मानवतावाद का मतलब यहाँ पे ये है कि उस राष्ट्र का मूल उद्देश्य मानव जाति का कल्याण होना चाहिए, और सार्वभौमिकता का मतलब है कि किसी भी मानव को उसके नस्ल, जाति, वंश या और किसी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबका कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा। और विवेकानंद ने राष्ट्र को धर्म से विमुख या धर्म से अलग नहीं माना है, बल्कि धर्म पर ही आधारित है। यानी इनकी राष्ट्र की जो अवधारणा है विवेकानंद की, वो धर्म पर ही आधारित है। चलिए अब आगे देखते हैं अरविंद घोष क्या बोल रहे हैं। अरविंद घोष भी वही बात कर रहे हैं। इनका भी जो राष्ट्र है वो आध्यात्मिकता पर आधारित है, संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है, जिससे संपूर्ण मानवता को लाभ हो। खास बात यह है अरविंद घोष में कि अरविंद घोष ने राष्ट्र को मातृदेवी यानी भारत माता के रूप में गौरवान्वित किया है और एक जीवित इकाई माना है। ठीक, अब देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, इनकी राष्ट्र की जो विचारधारा है ये सबसे अलग है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि राष्ट्र की जो अवधारणा या विचारधारा है वो यूरोप से आई है, यूरोपियन देन है, और इसका स्वरूप किस प्रकार का है? राजनैतिक आर्थिक, यानी ऐसे लोगों ने अपने राजनैतिक आर्थिक लाभों के लिए ही राष्ट्र की अवधारणा को जन्म दिया है। बनाम सांस्कृतिक मैंने लिखा है, जबकि कहने का मतलब ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि आर्थिक और राजनैतिक अवधारणा है ये राष्ट्र की, जबकि भारत की जो राष्ट्र की अवधारणा है वो सांस्कृतिक है। और इस सांस्कृतिक अवधारणा में अपना लाभ नहीं देखना है आर्थिक राजनैतिक, बल्कि इसमें समर्पण की भावना है, सहिष्णुता की भावना है, त्याग की भावना है और न्याय की भावना है। इसलिए वो इस राष्ट्र का समर्थन नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मानवता और विश्व बंधुत्व को मैं राष्ट्र पर वरीयता देता हूं। ठीक, तो ये हो गए रविंद्रनाथ टैगोर। और लास्ट में है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी वही विचारधारा है जो ऊपर के दो लोग थे, यानी कि आध्यात्मिकता पर आधारित। इन्होंने संस्कृति और धर्म पर सर्वाधिक बल दिया है और कहा है कि जो भी राष्ट्र अपनी संस्कृति को त्याग देता है फिर वो राष्ट्र नहीं रह जाता, विखंडित हो जाएगा। ठीक, अब इसको समझने के बाद जब हम लोगों ने समझ लिया कि भारतीय विचारक राष्ट्र के बारे में क्या कह रहे हैं, तो हम लोग भारतीय विचारकों के अनुसार ही जो इनके विचार हैं, भारतीय अवधारणा और पाश्चात्य अवधारणा दोनों के बीच में अंतर ढूंढेंगे। चलिए, तो पहले देखते हैं भारतीय अवधारणा। भारतीय अवधारणा की है जो राष्ट्र की, उसकी पहली मूल विशेषता है आध्यात्मिक आधार। आध्यात्मिक आधार हम लोग देख ही रहे हैं, जितने भी विचारक हैं सब यही बोल रहे हैं आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता है। इनका भी संस्कृति व धर्म मतलब आध्यात्मिकता है। ठीक, दूसरी बात मानवतावादी, बिल्कुल सही, विवेकानंद ने जो कहा। उसके बाद अरविंद घोष भी बोल रहे हैं संपूर्ण मानवता के लिए। और मानवता वाली जो बात है इसमें तो रविंद्रनाथ टैगोर भी जो है वो भी समर्थन कर रहे हैं कि राष्ट्र का स्वरूप मानवतावादी होना चाहिए। सार्वभौमिक यानी सभी के लिए, सभी नस्लों को, सभी जातियों को, सभी वंशों को, हर प्रकार के लोगों के लिए कल्याणकारी होना चाहिए, ऐसी राष्ट्र की अवधारणा है भारत की। बहुसांस्कृतिक यानी बहुत सारी, वही चीज थी जो सार्वभौमिक कह रहा है कि हर नस्ल के, हर वंश के, हर जाति के, मतलब विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के लिए है ये। यहाँ पे एकल संस्कृति वाली बात नहीं है जो हम लोगों ने राष्ट्र की परिभाषाएं पढ़ी थी कि जातीयता, वंश, परंपरा या एक
एक रूप या एक समान संस्कृति के आधार पर एकजुट समुदाय। तो एक समान संस्कृति के आधार की बात नहीं कर रहा है भारत। भारत बात कर रहा है बहुसांस्कृतिक व्यवस्था की। ठीक है, फिर समावेशी, ठीक है, जब बहुसांस्कृतिक हो जाएगा यानी बहुत से संस्कृति वाले लोगों को ये संरक्षण प्रदान कर रहा है तो सीधी सी बात है समावेशी, यानी सबका समावेश हो रहा है इसमें। अगली चीज सहिष्णु है। सहिष्णु कैसे है? सहिष्णु जब बहुसांस्कृतिक है तो सहिष्णु होगा तभी तो बहुसांस्कृतिक हो पाया ये, है ना। इतनी सारी संस्कृतियां एक साथ इतने वर्षों से यहाँ पे रह रही हैं और अभी तक आराम से रह रही हैं, तो मतलब सीधी सी बात है कि सभी संस्कृतियों के बीच में सहिष्णुता या सहनशीलता है तभी तो एक साथ रह रहे, नहीं तो अब तक तो अलग हो जाना चाहिए था। तो सहिष्णु भी है ये। इसके बाद जब बहुसांस्कृतिक सहिष्णु, अनेकता में एकता, इतनी विविध संस्कृतियां हैं और सब लोग लेकिन फिर भी एक राष्ट्र के बंधन में बंधे हुए हैं, अनेकता में एकता। मौलिक है ये। मौलिक इसलिए बोला जाता है भारतीय राष्ट्र की अवधारणा को कि भले ही कुछ लोग कहते हैं या पाश्चात्य विचारक जो हैं वो ये कहते हैं कि भारत में राष्ट्र की जो विचारधारा आई है वो औपनिवेशिक काल में आई है, जबकि हम राष्ट्र का उल्लेख अगर इसकी गहराई में जाते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो हमारे सबसे पुराने ग्रंथ यानी वैदिक ग्रंथों तक में राष्ट्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में भी राष्ट्र का उल्लेख है, अथर्ववेद में भी राष्ट्र का उल्लेख है, इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी राष्ट्र का उल्लेख है। तो यानी ये विचारधारा कब से है हमको पता नहीं, यानी इसके साक्ष्य हो सकता है उसके पहले और कुछ अगर हमारे पास ऐसे ग्रंथ होते तो उनमें भी होता, यानी मौलिक है, शुरू से चली आ रही है। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग राष्ट्र की पाश्चात्य अवधारणा क्या कहती है। इसको अपोजिट करते जाएंगे, ज्यादातर चीजों में तो निकल के आ जाएगा। ये बात कर रहा था आध्यात्मिक आधार है, यहाँ पे जो राष्ट्र का आधार है वो राजनैतिक अधिकार है। यानी जो पाश्चात्य की राष्ट्र की अवधारणा है उसका मूल उद्देश्य या लक्ष्य यही होता है कि अपने राष्ट्र को एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित करना, यानी एक राज्य का रूप देना। जैसा बताया था मैंने कि जो इजराइल के लोग हैं, यहूदी लोग, वो लोग सब बिखरे हुए थे 1948 के पहले तक। तो उनका उद्देश्य क्या था कि हम लोग एक राज्य बन जाएं या एक देश बन जाएं। तो राज्य बनाना या देश बनाना ये क्या है? एक राजनीतिक ही है। राजनीतिक अवधारणा तो राजनीतिक आधार है। और इसके अलावा ये भी देख सकते हैं हम लोग कि पाश्चात्य जगत में राष्ट्र की आधुनिक अवधारणा हम लोग देखें कहाँ से आई है? फ्रांसीसी क्रांति से। तो फ्रांसीसी क्रांति क्या थी? एक राजनीतिक युद्ध जो था राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए ही की गई थी या आई थी, तो राजनीतिक आधार है। अगली चीज व्यक्तिवाद। तो पाश्चात्य जगत की जो राष्ट्र की अवधारणा है वो व्यक्तिवाद पर बल देती है, यानी व्यक्तिगत अधिकारों पर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, व्यक्तिगत संस्कृति पर। तो ये व्यक्तिवाद पर आधारित है। फिर सांस्कृतिक एकता, जो राष्ट्र की परिभाषा पहली बार पढ़े थे वही, यानी ये सांस्कृतिक रूप से जो एक समुदाय है जिनकी सभी की एक ही संस्कृति है वो सब मिलकर एक राष्ट्र बनाएंगे। तो ये सांस्कृतिक एकता की बात करते हैं। हम बात करते हैं बहुसांस्कृतिक व्यवस्था की। फिर ये धर्मनिरपेक्ष। ठीक, यहाँ पे जो राष्ट्र की अवधारणा है, ये राष्ट्र को धर्म से अलग रखा गया है। धर्मनिरपेक्ष अवधारणा मानी जाती है पश्चिम की। प्रतिक्रिया की उपज है। यहाँ पे जो राष्ट्र की अवधारणा है ये मौलिक न होकर के प्रतिक्रिया की उपज है। प्रतिक्रिया की उपज कैसे? वही फ्रांसीसी क्रांति, सामंतवादी व्यवस्था की शोषणकारी नीतियां, उसके विरुद्ध एक राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया स्टार्ट हुई और वहीं से राष्ट्र की अवधारणा आई है। तो एक प्रतिक्रिया की उपज है। असहिष्णु है। असहिष्णु तो होगी जब ये बात कर रही है कि सांस्कृतिक एकता ही चाहिए हमको, एक प्रकार की एक समान संस्कृति वाले लोग ही संगठित होकर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ये लोग दूसरी संस्कृतियों के प्रति सहनशील या सहिष्णु नहीं है, तभी तो बोल रहे हैं कि जिनकी संस्कृति एक समान है वो लोग मिलकर करेंगे। ठीक, तो असहिष्णु हो गई। और प्रतिस्पर्धी है। यहाँ पे जो राष्ट्र की अवधारणा है उनमें आपस में कई राष्ट्रों के बीच में प्रतिस्पर्धा है, आगे बढ़ने की होड़ है, अपने को सिद्ध करने की लालसा है। ठीक, तो ये हो गया दोनों में अंतर, भारतीय अवधारणा राष्ट्र की और पाश्चात्य अवधारणा। अब एक और टर्म है जो राष्ट्र से ही बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद और राष्ट्र में क्या अंतर है? राष्ट्र क्या था? लोगों का ऐसा समूह जो सांस्कृतिक एकता के कारण या सांस्कृतिक एकता के आधार पर संगठित है, लोगों का समूह राष्ट्र हो गया।
और ये जो लोगों का समूह है, इसके एकजुट होने का आधार क्या है? वही एकता का भाव। तो वही एकता के भाव को ही राष्ट्रवाद बोला जाता है। परिभाषा लिख दी है, राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह की उस आस्था या भाव का नाम है जिसके अंतर्गत वे स्वयं को साझे इतिहास, परंपरा, रीति रिवाज, भाषा, जातीयता या संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। यानी ये लोग वही हैं, ये भाव है और वो समूह है। ठीक, तो ये होगी राष्ट्रवाद की परिभाषा। अब राष्ट्रवाद होते कितने प्रकार के हैं? तो राष्ट्रवाद 4 प्रकार के हैं: जातीय राष्ट्रवाद, नागरिक राष्ट्रवाद, मुक्ति राष्ट्रवाद और उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्रवाद। देखिए, जातीय राष्ट्रवाद यानी एथनिक नेशनलिज्म, ये क्या था? वही चीज है जो अभी तक पढ़ते आए यहाँ पाश्चात्य वाली। ठीक है, तो जातीय राष्ट्रवाद जो है ये एकल संस्कृति को बल देता है, या एकल संस्कृति के आधार पर गठित होने वाला या एकल संस्कृति के आधार पर उत्पन्न होने वाली जो भावना है वो जातीय राष्ट्रवाद है। तो ऐसे कई राष्ट्र हैं जो कुछ समान संस्कृति के कारण ही गठित हुए, जैसे वही एग्जाम्पल इजराइल, या कह सकते हैं पाकिस्तान की एकल संस्कृति की भैया जो भी इस्लाम मानने वाले लोग हैं वो लोग सब मिल जाएंगे और एक साथ हम लोग मजे से रहेंगे वहाँ अलग से, और वहाँ पे सब इस्लाम मानने वाले लोग रहेंगे और बाकी कोई नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के राष्ट्रवाद जो है वो कहलाता है जातीय राष्ट्रवाद। अगला है नागरिक राष्ट्रवाद। नागरिक राष्ट्रवाद किस प्रकार की बात करता है? नागरिक राष्ट्रवाद इस प्रकार का भाव है जो नागरिक अधिकारों की बात कर रहा है, जो एक संवैधानिक व्यवस्था की बात कर रहा है, जो कानून की बात करेगा, जो समावेशी विकास की बात करेगा, न्याय की बात करेगा। किसके लिए? सबके लिए। तो इस प्रकार का जो राष्ट्रवाद है वो नागरिक राष्ट्रवाद। ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ये इंडिया में देखने को मिल रहा है आपको, है ना, कि यहाँ पे समान अधिकारों की बात कर रहे हैं। यूएसए में देखने को मिल रहा है। ठीक, अब मुक्ति राष्ट्रवाद। मुक्ति राष्ट्रवाद का मतलब है कि औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए जो राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ है वो मुक्ति राष्ट्रवाद कहलाया। औपनिवेशिक शासन, जैसे हम लोग थे, अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे, उपनिवेश थे हम लोग अंग्रेजों के, तो उनसे मुक्ति पाने के दौरान जो राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ लोगों में, उसको मुक्ति राष्ट्रवाद कहा जाता है। ये कब तक चलेगा? जब तक कि उन लोगों से मुक्त, यानी कि अपने जो लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, जिन पर अधिकार है, जिन लोगों का हम पर अधिकार है, यानी कि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जब तक अंग्रेजों से स्वतंत्र नहीं हुए तब तक जो राष्ट्रवाद था वो मुक्ति राष्ट्रवाद कहलाया। और जैसे ही स्वतंत्र हो गए तो वो कहलाया उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्रवाद। उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्रवाद जब आज़ाद हो ही गए तो अब राष्ट्रवाद क्या करेगा? अब राष्ट्रवाद क्या करेगा? एक नया देश आज़ाद हुआ है। ये जो उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्रवाद है ये 20वीं शताब्दी में देखा गया, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे औपनिवेशिक, जब बहुत सारे गुलाम देश इसी समय पे स्वतंत्र हुए हैं 1945 के बाद। तो इन सभी देशों में क्या ना क्या किया, स्वतंत्र हो गए तो पहले इनको क्या करना था? अपने देश का चहुमुखी विकास करना था, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास करना था और विश्व पटल में अपने देश की एक नई पहचान बनाना था। तो इस उद्देश्य के लिए उत्पन्न हुआ जो राष्ट्रवाद है वो कहलाता है उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्रवाद। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर जो बचा हुआ टॉपिक है उसको अपन करेंगे कंप्लीट नेक्स्ट लेक्चर में।